Hello students and welcome to this new lecture where we will see the question answers of chapter number 16. देखो हमने चैप्टर नंबर 16 चला लिया था, खत्म भी हो गया था हमारा चैप्टर नंबर 16। तो ये जो पीडीएफ है इट इज द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 16. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द पीडीएफ. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखो बेटा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात कर देते हैं सबसे पहले हम. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है जेनेवा. द राइट आंसर इज जेनेवा. The second one is, when was the Earth Conference organized to bring awareness about environment? तो Earth Conference कब हुआ था? तो आंसर इज 1972. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब था? तो 5 जून. ठीक है. The process of connecting the economy of the country with the world economy is known as globalization. तो वर्ल्ड इकोनॉमी से हमारी जो इकोनॉमी है उसको कनेक्ट करने की चीज, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. When did the economic reform start in India? इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब शुरू हुए थे? The economic reforms in India started in 1991. तो 1991 में शुरू हुए थे. When was the World Trade Organization established? World Trade Organization कब establish हुआ था? तो World Trade Organization establish हुआ था 1 January 1995. ठीक है. The World Trade Organization was established on 1 January 1995. Answer the following question. देख लेते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमको एक्सप्लेन करना है और ये 3 मार्क वाले क्वेश्चन है. यहाँ पे हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम सारे लिखेंगे. द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. हमारा जो नेशनल इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करने का प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. फॉलोइंग इंप्रूवमेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. इंप्रूवमेंट्स क्या हुआ देखते हैं. नंबर 1, ऑब्स्टिकल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशंस हैव बीन रिमूव्ड. ट्रेड के जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो दो नेशंस के बीच में, वो अब रिमूव हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से. अब ट्रेड बहुत ही पॉसिबली और बहुत ही इजीली हो सकता है. सच अ कंडीशन हैज बीन क्रिएटेड सो दैट द कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक्स प्लेस बिटवीन टू नेशंस. तो एक कंडीशन ऐसी बन गई है ग्लोबलाइजेशन के होने से जहां पे कैपिटल एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो सकता है. कैपिटल एक्सचेंज मतलब द एक्सचेंज ऑफ मनी, लैंड, ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ मनी, लेबर, ठीक है, स्किल्ड लेबर. तो ये सारा कैपिटल के अंदर आता है. तो ये कैपिटल एक्सचेंज बहुत ही इजीली हो गया. इन्वेस्टमेंट अब बहुत ही इजी हो गया था. ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव्ड. तो टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो भी रिमूव हो गए हैं. आज वही आईफोन यहीं पे भी बिकता है, इंडिया के अंदर भी बिकता है, जो अमेरिका के अंदर ही बिकता है. तो सेम चीज हमारे यहाँ पे भी दिखती है. तो एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो सारे रिमूव हो गए. फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में भी देयर अमोंग डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. तो एक्सचेंज ऑफ लेबर पॉसिबल हुआ. ठीक है, यहाँ से लोग बाहर काम करने के लिए जा सकते हैं, बाहर से लोग यहाँ काम करने के लिए आ सकते हैं. तो ये फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर बहुत ही पॉसिबल हो गया. ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हम जब चैप्टर नंबर 16 पढ़ा था तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच मीट the needs of the present generation without compromising with the ability of future generation to meet their own needs. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का जहां पे आज की जनरेशन की जो जरूरत है वो तो पूरी होगी ही, लेकिन हम फ्यूचर की जनरेशन की जो भी जरूरत है, ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. उनको भी उनकी जरूरत पूरी कर सके ऐसा हम डेवलपमेंट करेंगे. तो ऐसा डेवलपमेंट नहीं करेंगे जहां हम नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम सब चीज को तबाह कर रहे हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए. तो ऐसा डेवलपमेंट हमको नहीं करना चाहिए. इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डेवलपमेंट प्रेजेंट जनरेशन का तो होता ही है, लेकिन फ्यूचर जनरेशन का कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. ठीक है, उनकी जो जरूरत है वो पूरी होती है. चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं. डज द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलप्ड because of extreme effects on nature near human habitation and man created cover that is known as environment. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया डेवलप करने के पीछे कारण क्या था? ये कारण था एक्सट्रीम इफेक्ट ऑन नेचर. हमारे आजू बाजू जहां भी हम रहते हैं वहां पे नेचर का जो एक्सट्रीम इफेक्ट पड़ रहा था, उसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया जनरेट करना पड़ा. ठीक है,
हमारा जो एनवायरमेंट था वो कंटिन्यूसली पॉल्यूट होता जा रहा था, वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। तो वो एनवायरमेंट को चेंज करने के लिए, वो एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, द फॉलोइंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू फीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 1991। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले। नंबर 1 लिबरलाइजेशन, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन, नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन द नेशंस इकोनॉमी इज कनेक्टेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत ग्लोबल इकोनॉमी से हमारी जो नेशन की इकोनॉमी है वो कनेक्ट हो जाती है और नेशन को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे नंबर 1 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एनकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से एफडीआई बढ़ता है। भाई ये एफडीआई क्या होता है? फॉरेन की कंपनीज, फॉरेनर्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, वो लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारी कंपनीज में, हमारे जमीन में, या वो जमीन खरीद सकते हैं, या वो डायरेक्टली किसी बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये है बेनिफिट ग्लोबलाइजेशन का। नंबर 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो भी गुड्स बनते हैं वो बहुत ही इजीली ऑब्टेन हम कर सकते हैं, बहुत ही इजीली खरीद सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने फ्रांस से बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्लेन्स खरीदे, 5 प्लेन्स हमने खरीदे थे। तो ये जो प्लेन्स थे वो फ्रांस ने बनाए थे, लेकिन हम इजीली उनको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया है डेवलपिंग कंट्री है, वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकती है। ठीक है, कंपटीशन के अंदर एंटर हो सकते हैं क्योंकि अब सबके पास सेम चीजें रहेंगी। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मेंशन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1995 ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग गोल्स। गोल्स क्या थे डब्ल्यूटीओ के? ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? चलिए देखते हैं। नंबर 1 टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। बेटा इन्फ्लुएंसिंग में आई नहीं आएगा, वो आपको रब कर देना है। ये आई जो है वो आपको निकाल देना। इन्फ्लुएंसिंग का स्पेलिंग आपको पता ही होगा। टू रिमूव ऑब्स्टेकल्स इन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग। ग्लोबल ट्रेडिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, उसको हटाना। ग्लोबल ट्रेडिंग से जुड़े हुए जितने भी ऑब्स्टिकल्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सारे हटा देना, ये काम है डब्ल्यूटीओ का। टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्रीज ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड। तो प्रोटेक्शन पॉलिसी जो इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री के अंदर लगाई जाती है ना, उसको हटाना जिससे फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो जाए। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको लेक्चर था हमारा जो चैप्टर नंबर 16 हमने जब एक्सप्लेन किया था और ऑब्जेक्टिव्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, तब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ये। टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो डब्ल्यूटीओ का और एक ऑब्जेक्टिव है कि भाई ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब ग्लोबली जो ट्रेड पॉलिसी है उसके साथ कंट्री की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, उसको फिट बैठाना जिससे प्रॉपरली ग्लोबल ट्रेड हो सके, फॉरेन ट्रेड हो सके। नंबर 4 टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के अंदर जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है ट्रेड रिलेटेड, उसको सॉल्व करना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करना काम है डब्ल्यूटीओ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन द वेज मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन मींस टू हैंड ओवर द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंट्रीज टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि जो भी स्टेट ओन्ड कंट्रीज है उनको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ओनरशिप देना। जैसे हम बोल सकते हैं कि पहले टेलीकॉम सेक्टर के अंदर खाली बीएसएनएल था, भारत संचार निगम लिमिटेड, तो वो एक स्टेट ओन्ड कंपनी है। ठीक है, वो एक कंट्री, हम बोल सकते हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन अब वो जो फील्ड था ना, वो टेलीकॉम सेक्टर, उसके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, ये सारे प्राइवेट कंपनीज हैं। तो ये सारी भी एंटर हो सके, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मीन्स टू हैंड ओवर द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन इंडस्ट्रीज टू द प्राइवेट सेक्टर। तो वो इंडस्ट्रीज जो अब स्टेट ओन थी, ठीक है,
वो अब हो गई प्राइवेट सेक्टर की। देयर आर टू वेज टू इम्प्लीमेंट प्राइवेटाइजेशन, दो वेज हैं। फर्स्ट, those areas which are reserved for public sector are open for the private sector। तो ऐसे एरियाज जो पब्लिक सेक्टर के लिए पहले रिजर्व थे, अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल गए हैं। और सेकंड, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल एंड गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज। तो ये भी हो सकता है, जैसे हम सपोज कर लें कि बीएसएनएल कंपनी है, ठीक है, तो मान लो कि बीएसएनएल कंपनी जो है वो तो गवर्नमेंट ओन है, स्टेट ओन है, तो वो कंपनी ने अपना जो मैनेजमेंट का चार्ज है, वो कंपनी चलाने का जो चार्ज है, वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया। मान लो जियो को दे दिया कि भाई आप बीएसएनएल चलाएंगे, ऐसा बोल दिया उनको, तो मैनेजमेंट जो है वो जियो को दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है प्राइवेटाइजेशन के अंदर। और स्टेट कीप्स द मैनेजमेंट इन इट्स ओन हैंड एंड गिव्स ओनरशिप टू द प्राइवेट कंपनी। सपोज बीएसएनएल कंपनी गवर्नमेंट ओन है, तो मान लो कि वो घाटा कर रही है, ठीक है, लॉस में जा रही है, तो वो क्या करेगी, वो अपने जो ओनरशिप है, वो उनका जो मालिकी है, वो प्राइवेट कंपनी को देगी। मान लो कि जियो को दे देगी, जियो को बोल दिया कि भाई आप बीएसएनएल कंपनी को खरीद लो, हम लोग गवर्नमेंट जो है वो चलाएंगे। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है अंडर प्राइवेटाइजेशन। विच स्टेप्स हैव वी टेकन टू कंजर्व एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, चलिए देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम अर्थ कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1972 एट स्टॉकहोम इन स्वीडन। स्वीडन के अंदर स्टॉकहोम नाम की जो सिटी है, उसके अंदर एक अर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में सबसे पहली बार। Thereafter, from time to time, convention and camps have been organized for protection of environment at the global level। तो ग्लोबली बहुत सारे कन्वेंशंस हुए हैं, कन्वेंशन मतलब मीटिंग्स हुई हैं, और कैंप्स हुए हैं टाइम टू टाइम, जिससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके और अवेयरनेस बढ़ा सके। इंडिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस ग्लोबल एफर्ट्स। गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग डिफरेंट एफर्ट्स एट द नेशनल लेवल। इंडिया भी ये ग्लोबल एफर्ट्स में इन्वॉल्व है, और गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग एफर्ट्स कर ही रही है नेशनल लेवल पे। जैसे नंबर वन, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन कंडीशन ऑफ डिफरेंट सिटीज ऑफ नेशंस इज प्रेजेंटेड। तो यहाँ पे हमारे नेशन के अंदर जितने भी अलग अलग सिटीज है, ठीक है, उसकी पॉल्यूशन की कंडीशन जो होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। नंबर टू, सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू कंट्रोल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बोर्ड्स बनाए गए हैं। बोर्ड्स मतलब कमिटी, ठीक है, लोग ये बोर्ड्स के अंदर होते हैं जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। नंबर थ्री, 5 जून हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एनवायरमेंट डे इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 5 जून जो है वो एनवायरमेंट डे डिक्लेयर किया गया है। नंबर फोर, इन इंडिया गवर्नमेंट पास एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट इन 1981। 1981 में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया था इंडिया में। नंबर फाइव, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड फॉर डिटेरियोरेटिंग लेवल ऑफ ओजोन, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ओजोन का जो लेवल है, ओजोन का जो लेयर है वो कम हो रहा है, डिटेरियोरेट मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हुए उनको बचाने के लिए, ओजोन का लेवल बचाने के लिए। न्यूक्लियर वेस्ट लोग डिस्पोज जो कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेस्ट जो बनते हैं और न्यूक्लियर वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है, उसके बारे में इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हुए हैं। और बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी अग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, चलिए नंबर 13 पे आते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखिए 5 पॉइंट्स हमको यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो फुलफिल होती है, लेकिन हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उनकी जो एबिलिटी है अपने नीड्स को फुलफिल करने की, उसको हमको बनाए रखना है। फर्स्ट पॉइंट, द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कल्टिवेबल फार्म, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा should be used in such a way that their quality is maintained, and non-renewable resources like coal, petroleum, minerals should be used judicially। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बेटा, जो नेचुरल रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं, जो वापस से हम यूज कर सकते हैं, जैसे कल्टीवेबल फार्म है, फार्म को कल्टीवेट वापस से कर सकते हैं। फॉरेस्ट होते हैं तो फॉरेस्ट को हमको मेंटेन करना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज जो है हमारे पास, उनको ऐसे तरीके से यूज करना चाहिए जहाँ पे क्वालिटी मेंटेन हो, उनकी क्वालिटी मेंटेन हो।
और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड जुडिशियली। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बात की गई है। ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम और मिनरल्स, उनको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना चाहिए। जुडिशियसली मतलब बहुत ही कम यूज करना चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है और रिन्यूअल नहीं हो सकते। इंडस्ट्रियल लोकेशन शुड बी डिसाइडेड ऑन दिस बेसिस ऑफ लेसर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो ऐसे डिसाइड करनी चाहिए जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत ही कम हो, जिससे पेट्रोल भी बचेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे। सिंसियर अटेम्प्ट शुड बी मेड टू अचीव इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो एक बहुत ही ऑनेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए हमको अचीव करने के लिए इको फ्रेंडली डेवलपमेंट को। Those resources which can be used in more than one way should be utilized in different ways, such as different irrigation systems are utilized for more than one purpose. Example, producing electricity, flood control, transportation, etc. तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक से ज्यादा तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हमको ऐसे यूज करना चाहिए, एक से ज्यादा तरीकों से यूज करना चाहिए। जैसे अलग अलग इरिगेशन सिस्टम्स होते हैं, जैसे एक सिस्टम है तो एक से ज्यादा चीजों के लिए वो यूज कर सकते हैं। जैसे प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं उससे, इरिगेशन सिस्टम से। फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी वेस्टेड। तो देखो ये तो ध्यान रखना ही है, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करना नहीं है। कंट्रोल शुड बी लेड ऑन अनप्लान्ड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉइजनस केमिकल, स्लम्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजों पे कंट्रोल लाना चाहिए। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जहाँ पे डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज मतलब जहाँ पे डाल देते हैं वो लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो प्लानिंग के साथ वो डालना चाहिए, हमको कंट्रोल करना चाहिए चीजों पे। पॉइजनस केमिकल्स ऐसे ही डाल देते हैं पानी के अंदर, तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, तो इस पे कंट्रोल लाना चाहिए। और स्लम्स बढ़ रहे हैं, स्लम्स मतलब वो जो झुपड़पट्टी है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल हमको करना चाहिए। वहां पे भी गंदगी बहुत ही होती है, ठीक है, और वो लोग नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं। चलिए नंबर 5, स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। तो भाई सोलर और विंड एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है। नॉन कन्वेंशनल मतलब वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है ना। सोलर और विंड एनर्जी हमको मिलते ही रहते हैं, तो इसका प्रॉपर यूज करना चाहिए। चलिए नंबर 14 पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन और उसके बेनिफिट्स। चलिए, लिबरलाइजेशन मीन relaxation in restrictions and regulations from economic interactions of people। लिबरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी कंपनियां होती है, प्राइवेट सेक्टर या कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी, हम बात करें कोई भी कंपनी की बात करें हम, उस पे से रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशन, जो स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है, उसको कम करना, उसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। स्ट्रिक्ट बिहेवियर गवर्नमेंट जो है वो करती है कंपनीज के साथ, वो नहीं होता है लिबरलाइजेशन में। लिबरेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज रिलैक्सेशन इन रिस्ट्रिक्शन। रिलैक्सेशन मतलब ईज हो जाती है, ठीक है, इजी हो जाता है। अभी रिस्ट्रिक्शंस कम हो रहे हैं। रेगुलेशंस, रेगुलेशन मतलब जो रूल्स पॉलिसीज लागू किए गए हैं उसको रिलैक्स कर देना, उसको बहुत ही इजी कर देना, ठीक है, उसको हटा देना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। फ्रॉम इकोनॉमिक इंटरेक्शंस ऑफ पीपल, government reduces the restrictions from the private sector by introducing the industrial policy to encourage development is called liberalization। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनको हटा देती है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करती है, जिससे डेवलपमेंट को एनकरेजमेंट मिले, जिससे कंपनियां बड़ी हों, हमारी कंट्रीज पे ज्यादा डेवलप हो सके, हमारी जो कंट्री है उसको ज्यादा डेवलप हो सके, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ सके, is called liberalization। Policy of liberalization is the free trade policy where consumer, producer and tradesmen enjoy freedom in decision making। तो ये लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है वो फ्री ट्रेड पॉलिसी जैसी है, जहाँ पे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है और ट्रेड्समैन। कंज्यूमर मतलब कौन, जो चीजें यूज करता है, प्रोड्यूसर मतलब जो चीजें बनाता है, और ट्रेड्समैन मतलब जो बीच में वो जो प्रोड्यूसर है उसे कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट लाने में मदद करता है, ठीक है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है ट्रेड्समैन। तो ये सारे हैं वो फ्रीडम एंजॉय कर सके, इसीलिए पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन बनाई है, उनको फ्रीडम मिल सके डिसीजन मेकिंग पावर में। बेनिफिट्स क्या है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन
private sector has got an opportunity to make unconstrained development which led to increase in production. तो लिबरलाइजेशन की वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनको बहुत ही अच्छा चांस मिल गया बेटा, उनको डेवलप करने का बहुत ही अच्छा चांस मिला, क्योंकि सब रिस्ट्रिक्शंस, सब रूल्स सब हट गया था। तब वो जितना भी बड़ा बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी वो बना सकते हैं, और उसी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, विच लेड टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। नंबर टू, because of accepting policy of liberalization, global trade started getting an impetus and there has been increase in the global trade. तो पॉलिसी जब लागू की गई लिबरलाइजेशन की, उसकी वजह से वो एक्सेप्ट, हमने तो एक्सेप्ट की ही लिबरलाइजेशन पॉलिसी, उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड बहुत ही बढ़ गया। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड जो था, जो हम हमारी कंट्रीज थे अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग कर सकते थे, वो बहुत ही बढ़ गया और उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल गया, क्योंकि फिर क्या होने लगा, फिर फॉरेन एक्सचेंज आने लगा, है ना। फिर फॉरेन एक्सचेंज मतलब हम जब कुछ चीजें या गुड्स, हम बोलते हैं दवाइयाँ की बात कर देते हैं, तो अगर हम दवाई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो कि हमने अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली कोविड-19 की दवा भेजी थी, तो अभी अमेरिका क्या करेंसी भेजेगा, डॉलर भेजेगा, तो ये फॉरेन एक्सचेंज हमारे कंट्री में आ रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। इसीलिए लोग ग्लोबल ट्रेड के अंदर ज्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, जिससे डॉलर्स आए, उनको ज्यादा कमाई हो, एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड, और इसी वजह से ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ा है। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज बीन इंक्रीज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो यही बात मैंने आगे भी बोली कि फॉरेन ट्रेड के बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो भी बढ़ रहा है। रिजर्व मतलब वो जो हम बोल सकते हैं कि बल्क है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे फॉरेन ट्रेड के बढ़ने से। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, और डेवलप होने से इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बढ़ी है। देखो हमने चैप्टर नंबर 15 में जब बात की थी कि डेवलपिंग इकोनॉमी में कौन से पॉइंट हमको दिखने देखने को मिलते हैं, वहां पे एक पॉइंट ऐसा था कि इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। इसका मतलब क्या होता कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होती है, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होते हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, प्रॉपर रोड नहीं होते हैं, प्रॉपर चीजें नहीं होती है कंज्यूमर्स के लिए। तो ये जो लिबरलाइजेशन लागू किया गया है, तो लिबरलाइजेशन की वजह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज धीरे 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 बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए नंबर 15 पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेंशन द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। भाई प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मींस टू सबमिट द ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो हमने प्राइवेटाइजेशन की बात तो की, जहां पे ओनरशिप जो है या तो फिर मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। किसका? पब्लिक सेक्टर का। जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है, ठीक है, उनकी जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती है, या तो फिर उनका जो मैनेजमेंट होता है वो दे दिया जाता है कि भाई आप मैनेज करिए, या आप ये मालिकी रखिए, हम मैनेज करेंगे। ठीक है, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, चलिए देखते हैं। देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है बेटा ये। इंडस्ट्री के अंदर जब पब्लिक सेक्टर कंपनी का ओनरशिप या मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, और वो परफॉर्म करने के कारण प्रोडक्शन यूनिट बढ़ते हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक है, नंबर टू, प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज इन कैपिटल इंटेंसिव एंड कंज्यूमेबल कमोडिटी ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से कैपिटल इंटेंसिव मतलब जो इंडस्ट्री में ज्यादा कैपिटल लगता है, जो इंडस्ट्री में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, वो इंडस्ट्रीज में भी प्रोडक्शन बढ़ गया था। कंज्यूमेबल कमोडिटीज मतलब ऐसी कमोडिटीज जो हम डेली यूज करते हैं, जैसे शैम्पू है, सोप है, ठीक है, ये फेस क्रीम है, फिर बॉडी स्प्रे है, तो ये सारी चीजें कंज्यूमेबल कमोडिटीज में आती है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें भी प्रोडक्शन बढ़ गया था प्राइवेटाइजेशन की वजह से। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इम्प्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ओके, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, जो पब्लिक मतलब स्टेट ओन्ड कंपनीज थी, ठीक है, वो स्टेट ओन्ड कंपनीज की ट्रांसफर होने की वजह से, प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से वर्किंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। वर्किंग कैपेसिटी मतलब वो अगर 5 लाख यूनिट बनाते थे तो अब 10 लाख यूनिट बना रहे हैं, उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ी है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, वो लोग पैसे के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वालिटी देंगे प्रोडक्ट का, और वैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा और वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगा। लेकिन इसके माइनस पॉइंट्स क्या हैं? द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन।
नंबर वन, economic power has centralized as a result of privatization, because of which evil of monopoly has increased. तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक पावर जो है, ठीक है, ये अच्छा, कंट्रीज के अंदर मान लीजिए कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज चलाने लगी, तो सब पावर जो है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के हाथ में आ जाएगा, इकोनॉमिक पावर। तो ये एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। कैसे? बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ये सारी चीजें ले लेंगी। जैसे जियो है ना, तो जियो हर जगह पे आ रहा है अब, मार्ट में आ रहा है, ग्रोसरी में आ रहा है ना, फिर टेलीकॉम में तो है ही, हर जगह पे जियो आ रहा है, हर एक चीज में आपको एप्लीकेशन दिखेगी जियो की। तो ये जो है वो क्या हो रहा है, वो अपने हाथ में इकोनॉमिक पावर धीरे धीरे ले रहा है, सेंट्रलाइज होने लगा है, बिकॉज ऑफ विच इविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज। तो अब मोनोपोली होने का डर रहता है कि भाई सब चीज अगर जियो चलाएगा तो जियो जैसे बोलेगा वैसा ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक डर रहता है दिमाग में, ठीक है। नंबर टू, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपर्ली ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। भाई ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वहीं प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है, और प्राइवेट सेक्टर अगर मजबूत होंगे तो ही वो ले पाएंगे, तो ही वो मैनेज कर पाएंगे, या तो ही वो ओन कर पाएंगे। तो प्राइवेट कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं वो लोग तो डेवलप हो गई, वो तो बढ़िया हो गया उनके लिए। लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, दो इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो घर से काम कर रही है, या छोटी दुकान है, या छोटी छोटी चीजें हैं, तो वो इंडस्ट्रीज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो प्राइवेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडस्ट्रीज के ऊपर मेन फोकस बड़ी प्राइवेट कंपनीज का रहेगा, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज कुछ नहीं कर पाएगी। नंबर थ्री, प्राइजेस हैव नॉट रिमेन्ड अंडर कंट्रोल ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन, दिस हैज लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से प्राइस राइज होने का खतरा बढ़ गया। प्राइजेस जो है वो कंट्रोल पे नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि जब ये सब चीज प्राइवेट कंपनीज अपने हाथ में ले लेती है, तो प्राइवेट कंपनीज कैसे क्यों ऑपरेट करती है? प्रॉफिट के लिए ऑपरेट करती है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी की, कि जैसे हम मान ले कि कोई भी प्राइवेट कंपनी ले लीजिए ना आप, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, पीएनजी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये सब चीजें बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर बनाते हैं, स्प्रे बनाते हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स हैं वो सब चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पीएनजी जो है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये खाली प्रॉफिट के लिए काम करती है ना, कमाने के लिए ही काम करेंगी ना। बिजनेस तो जो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस है वो तो पैसे कमाने के लिए ही काम करेगा, तो इसीलिए प्राइजेस भी बढ़ाएंगे। तो प्राइजेस बढ़ाने की वजह से प्राइस राइज का खतरा रहता ही है, और ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, प्राइस राइज होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे रुपये की वैल्यू बहुत ही कम हो गई है। देखो, पहले के जमाने में, आज से मैं 25 बरस पहले की बात करूं, तो 25 बरस पहले 25 पैसे की वैल्यू बहुत थी। 25 पैसे हैं, 50 पैसे हैं, 1 रुपया है। 1 रुपया के अंदर 8-8 चॉकलेट मिलती थी पहले, लेकिन अभी एक ही चॉकलेट मिलती है। ये क्या हो रहा है बेटा? हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है। वही चॉकलेट जो हमको 50 पैसे में मिलती थी, अब 1 रुपए में, 2 रुपए में मिल रही है। तो ये प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू भी कम हो रही है। तो ये है डिसएडवांटेज प्राइवेटाइजेशन का। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और एक नया चैप्टर देखेंगे, शायद चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय। अच्छा भाई, आपके होमवर्क में ये आपको पीडीएफ जो है वो लिखनी है, फेसबुक के अंदर सारे क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के लिखने हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय।